हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम जी अगेन। तो कहाँ तक हो गया बेटा? ओम्स लॉ कवर अप किया था हमने। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी, इन सब टर्म्स से बढ़ते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं यार। तो अगली टर्म नोट करो यार, क्या आ रही है? रेजिस्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट टर्म इज रेजिस्टर्स। अब ये रेजिस्टर क्या चीज है? अभी तक हमने बात की कि ये आर नाम का एक टर्म आ गया हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। ओके, अब ये रेजिस्टेंस का मतलब ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। वैसे रेजिस्टेंस एक नेगेटिव कंसेप्ट है, नेगेटिव टर्म है कि भाई हम चाहते हैं सर्किट में करंट चले और रेजिस्टेंस के कारण करंट को क्या मिल रही है? ऑपोजिशन मिल रही है। लेकिन भाई कोई भी चीज कंप्लीटली नेगेटिव नहीं होती, कोई भी चीज कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं होती। जो बहुत बढ़िया है उसमें भी कुछ कमियां होती हैं, और जो नेगेटिव वाली चीजें हैं उनके भी भाई बहुत यूजेस किए जा सकते हैं। तो वैसे सर्किट में रेजिस्टेंस जो है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वेस्ट करवा रहा है। हम चाहते हैं करंट फ्लो हो सर्किट में, ये करंट को फ्लो होने से रोकता है, लेकिन इसकी इस रोकने वाली टेंडेंसी को ही हम यूज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जो कंसेप्ट है वो सर्किट्स में बकायदा लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को ज्यादा फ्लो होने से रोकता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस की हेल्प से आप करंट को क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। तो स्टार्टिंग जब हुई इसकी, तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट के रूप में आता है कि जी ये तो करंट को अपोज करता है, ये गुड कंडक्टर नहीं है। लेकिन बेटा ऐसे मटेरियल्स जो गुड कंडक्टर्स नहीं है, जो करंट को अपोज करते हैं, उनका सर्किट में बहुत बढ़िया यूज होता है, क्योंकि सर्किट को हमने अपने कंट्रोल में भी तो रखना है, करंट को अपने कंट्रोल में भी तो रखना है। तो बेटा रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए हम स्पेशली चीजें बनाते हैं, हम स्पेशली ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं जो सर्किट में रेजिस्टेंस को क्या करें? ऑफर करें। एंड दे आर टर्म्ड एज रेजिस्टर। सिंपल सी कहानी, जो मटेरियल या जो डिवाइस रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टर। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टर उस प्रॉपर्टी को शो करने वाले डिवाइस का क्या रख दिया? नाम रख दिया। बाकी एक ही बात है, आप रजिस्टर कहो उसका भी वही मतलब निकलता है, आप रेजिस्टेंस कहो उसका भी वही मतलब निकलता है। सर्किट में रजिस्टर लगा रखा है तो भी वही बात है, सर्किट में रेजिस्टेंस बेटा लगा रखा है तो भी वही बात मानी जाए। राइट है जी? तो पॉइंट ये है। अगली बात रजिस्टर। अब रजिस्टर हमें बनाने पड़ते हैं, सर्किट में रेजिस्टेंस लगाना है, हमें करंट को कंट्रोल में रखना है, करंट को ज्यादा फ्लो नहीं होने देना, तो हमें रजिस्टर बनाने पड़ेंगे, रजिस्टर लगाने पड़ेंगे। अब अगली बात है बेटा, रजिस्टर बनाओगे किससे? अब अगर आप कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन जैसी चीजों से रजिस्टर बनाने लग जाओ तो कोई फायदा नहीं है भाई। ये सारे के सारे मेटल्स जो हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनका रजिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है। पीछे हमने टेबल देखा, टेबल में रजिस्टिविटी वैल्यूज देखी, तो इनकी मेटल्स की, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन की रजिस्टिविटी बहुत कम है, इसलिए इनसे रजिस्टर बनाने का कोई फायदा नहीं है। ओके, फिर अगली बात, किससे बनाओगे? इंसुलेटर से बनाओगे? ना भाई ना, इंसुलेटर से नहीं बनाने। हमें करंट को कंट्रोल करना है, कम करना है, रोकना नहीं है। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल हैं जो करंट को बिल्कुल ही क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। तो बेटा इन बिटवीन सिचुएशन लेनी पड़ेगी। हम पीछे एक टेबल डिस्कस कर रहे थे जहां पर खूब सारी जितने भी मटेरियल्स है बेटा उनकी क्या दे रखी थी? रेजिस्टिविटी वैल्यूज दे रखी थी, ये देखो टेबल। ओके, अब ऊपर है कंडक्टर्स, नीचे है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी वेरी वेरी हाई है, ठीक है, रेजिस्टिविटी वेरी वेरी हाई, 10 की पावर 14 के ऑर्डर की चल रही है। कंडक्टर्स की वेरी वेरी लो है। अब इनके बीच में एक और टाइप के मटेरियल जिनको कहते हैं अलॉयज। अलॉयज की रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा भी नहीं है कि करंट को बिल्कुल ही ब्लॉक कर दें, इतनी कम भी नहीं है कि बहुत बढ़िया तरीके से चलने दें। अगर मैं मेटल्स के कंपेयर करोगे मेटल्स के साथ, तो इनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी हाई होती है। तो पॉइंट क्या है? जो रजिस्टर्स हैं वो किससे बनाए जाएंगे? बेटा एलॉयज से बनाए जाएंगे। कई तरह की एलॉयज होती हैं, लेकिन जो मेन एलॉयज यूज होती हैं पहले भी हमने डिस्कस किया, कौन कौन सी होती हैं? कॉन्स्टेंटिन, ये देखो स्टार लगे हुए मेरे वाले, मैंगनीन एंड नाइक्रोम। किस किस की अलॉय है ये याद कर लेना भाई। कॉन्स्टेंटिन कॉपर और निकल की, मैंगनीन कॉपर मैंगनीज एंड निकल, नाइक्रोम किसकी? निकल क्रोमियम एंड मैंगनीज, और साथ में थोड़ा सा आयरन। ओके जी, तो ना मेटल्स के बना पाओगे ना इंसुलेटर्स के, तो रेजिस्टर्स अगर बनेंगे तो किसके बनेंगे? एलॉयज के बनेंगे। तो बेटा एलॉयज के अलावा एक और मटेरियल यूज होता है रजिस्टर बनाने में, दैट इज कार्बन। तो हम आए वापस अपने पॉइंट पर
कि resistors, those devices which are used to offer resistance to circuit, क्या कहेंगे उसको? रजिस्टर कहेंगे। ये जो सिंबल है रेजिस्टेंस का भी माना जा सकता है, रजिस्टर का भी माना जाता है, एक ही बात होती है। अगली बात बेटा, रजिस्टर बनाने हैं तो किसके बनाओगे? मेटल के बन नहीं सकते, इंसुलेटर के बन नहीं सकते, तो किसके बनने चाहिए? एलॉयज के बनते। एलॉयज के अलावा बेटा कार्बन भी यूज होता है। तो आप नोट कर लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रजिस्टर दो टाइप के मटेरियल से बनते हैं, एक एलॉय रजिस्टर्स होते हैं बेटा और दूसरे होते हैं कार्बन रजिस्टर। ठीक है, कार्बन रजिस्टर जब आप 12th क्लास में अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो वहां पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, अभी ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, एलॉयज में आपके पास तीन नाम है, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन एंड नाइक्रोम। ये तीन नाम याद रखना कि रजिस्टर्स आर बेसिकली मेड ऑफ कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम एंड मैंगनीन। सबसे ज्यादा जो बेस्ट चीज है रजिस्टर बनाने के लिए वैसे वो क्या है बेटा? मैंगनीन है। अब इसके रीजन कभी फिर डिस्कस करेंगे, 12th क्लास की बातें हैं, अभी आपके लेवल तक ही रखते हैं इसको। तो कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, नाइक्रोम, इनके नाम याद रखना, किस किस चीज से बनी होती हैं और ये याद रख लेना। एक कार्बन रजिस्टर भी याद रख लेना। वैसे प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो रजिस्टर्स हैं वो कौन से होते हैं बेटा? कार्बन रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है जी। तो एलॉय रजिस्टर्स में ये मैंगनीन वायर है बेटा, ठीक है, लैब वगैरह में कई बार अवेलेबल होती है, कई बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये इस टाइप की है, मतलब मैंगनीन भी होती है, नाइक्रोम भी होती है। अगर आपके पास दोनों वायर पड़ी हुई है ना, मैंगनीन और नाइक्रोम, तो आप देख के भी उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंगनीन थोड़ी ब्राउनिश सी कलर की होगी, नाइक्रोम जो है ये सिल्वर कलर की होती है। ओके, तो दिस इज नाइक्रोम वायर, नॉर्मली अवेलेबल होती है लैब में, आपके स्कूल वूल में प्रैक्टिकल वैक्टिकल कराए जाएंगे तो वहां पे अवेलेबल होगी। ये कौन सी वायर होगी बेटा? मैंगनीन वायर। मैंगनीन नाइक्रोम, मैंगनीन नाइक्रोम, मैंगनीन नाइक्रोम याद रख लो, यही सबसे ज्यादा यूज होती है रजिस्टर के लिए। और वैसे बेस्ट इसमें से कौन सी होती है? मैंगनीन होती है। इसके रिजल्ट्स परफेक्ट रहते हैं, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये भी बेटा एक वायर वाउंड क्या है? एलॉय रजिस्टर है। ये देखा होगा आपने, इसको क्या कहते हैं? रियोस्टेट कहते हैं। वैसे ये क्या चीज है? इट इज टर्म्ड एज रियोस्टेट। रियोस्टेट के अंदर भी ये जो चीज बनी हुई है ना, दिस वन, ये नाइक्रोम की क्या लिपटी हुई है? वायर लिपटी हुई है। एक्सपेरिमेंट वगैरह करते वक्त लैब वगैरह में आपने देखा होगा, इस टाइप के डिवाइस को क्या कहते हैं? रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है, इसमें ये जो कार्बन की जो वायर है ना बेटा, ये यहां पर कार्बन सॉरी नाइक्रोम की वायर लिपटी हुई है, वही चीज है जो वहां पे डायग्राम दिख रहा है। तो दिस इज रियोस्टेट, वेरिएबल रजिस्टर है। अब इसका फंक्शन क्या है वो कभी फिर बताएंगे, अभी फिलहाल हम कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं वही बता रहे हैं। उसके अलावा वायर वाउंड रजिस्टर्स जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। ठीक है, जब सर्किट में लगेंगे ना तो ऐसे लगेंगे। ये इसके अंदर फिर से वही नाइक्रोम या मैंगनीन की क्या लिपटी होगी? वायर लिपटी होगी। कैमरे के आगे करके दिखा देते हैं इसको थोड़ा सा, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो ये इस टाइप के होते हैं। सर्किट में जब लगेगा ना, इसको जब सर्किट में लगाएंगे तो एक यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, एक यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये ऊपर इंसुलेशन के लिए इसके ऊपर वो सीमेंटेड टाइप मटेरियल क्या होता है, इसके अंदर नाइक्रोम की या मैंगनीन की क्या लिपटी हुई होगी? वायर लिपटी हुई। राइट है जी। उसके अलावा बेटा कार्बन रजिस्टर इस टाइप के होते हैं। ठीक है, पढ़ोगे तो आप 12th में, लेकिन देखे होंगे पक्का, सर्किट्स वगैरह में लगे रहते हैं। तो इस टाइप की शेप के होते हैं। इनके ऊपर जो रिंग्स बने हुए हैं ये इनकी वैल्यू होती है। एक्चुअली वो कलर कोडिंग हायर क्लासेस में आती है, फिर कभी सिखाई जाएगी। ये जो शेप है बेटा, ये भी रजिस्टर्स हैं। दीज इस टाइप के जो हैं ये मटेरियल्स, इनको हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्स कहते हैं। ये कार्बन रजिस्टर्स है तुम्हारे। ठीक है, गिर गया भाई नीचे। इस टाइप के रजिस्टर्स है जो कौन से रजिस्टर कहलाते हैं? कार्बन रजिस्टर। ओके, सबसे ज्यादा वैसे प्रैक्टिकली जो यूज होते हैं वो कौन से यूज होते हैं? कार्बन रजिस्टर्स ही यूज होते हैं। राइट है जी। तो एलॉय रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर, एक ही पॉइंट बताया अभी तक। क्या बताया जी? दो तरह के मटेरियल यूज होते हैं रजिस्टर बनाने में, एक एलॉयज और दूसरे कार्बन। ठीक है, एलॉयज में मैंगनीन, नाइक्रोम और तीसरी क्या है? कॉन्स्टेंटन। ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रजिस्टर है, इसके अंदर भी नाइक्रोम वायर ही लिपटी होगी। इसका फंक्शन फिर कभी बताएंगे। ओके, इसको क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सिलेबस वाइज मेन पॉइंट है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अगली बात क्या आ गई बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके, तो थोड़ा हम एक्स्ट्रा चले गए, अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ध्यान देना। ये एक रजिस्टर है, मान लो आपने बना लिया 5 ओम। मान लो आपके पास एक और रजिस्टर अवेलेबल है, मान लो 10 ओम। तो अगर बेटा आपके पास रजिस्टर्स की अवेलेबिलिटी है तो पॉइंट ये है कि यार हर वक्त हर टाइप के रजिस्टर्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं हो सकती। हर वक्त हर टाइप का रजिस्टर नहीं हो सकता, हर वैल्यू का रजिस्टर नहीं होता।
लेकिन बेटा सर्किट्स में कभी भी किसी भी वैल्यू के रजिस्टर की जरूरत पड़ सकती है। मान लो हमें सर्किट में चाहिए 100 ओम, अब हमारे पास 100 ओम वाला है ही नहीं, हमारे पास 10 ओम वाले हैं, बहुत सारे हैं, डब्बा भर के 10 ओम वाले हमारे पास क्या है, रजिस्टर्स हैं, लेकिन चाहिए कितना, 100 ओम। तो क्या करोगे, हमें रजिस्टर्स को कंबाइन करने की नॉलेज होनी चाहिए कि हम कैसे हमारे पास जो भी अवेलेबल रजिस्टर्स हैं उससे कोई भी वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास सिर्फ 10 ओम वाले हैं तो मैं उससे आसानी से 100 ओम ऑब्टेन कर सकता हूं। अच्छा मेरे पास 10 ओम वाले हैं डब्बा भरकर, लेकिन मुझे चाहिए 5 ओम, सर्किट मेरा कितना रजिस्टर्स मांग रहा है, 5 ओम मांग रहा है, भाई सर्किट 2 ओम मांग रहा है ही कौन से मेरे पास, 10 ओम। लेकिन बेटा अगर मुझे कॉम्बिनेशन की नॉलेज होगी कि कैसे रजिस्टर्स को कंबाइन करके नेट रेजिस्टेंस डाउन किया जा सकता है, कैसे रजिस्टर्स को कंबाइन करके नेट रेजिस्टेंस अप किया जा सकता है, तो फिर मैं किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस अपने अवेलेबल वैल्यू से ऑब्टेन करवा सकता हूं, राइट है। अब इसीलिए आपको अब क्या सिखाई जाएगी, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। क्यों जरूरी है भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ताकि हम जो भी हमारे पास अवेलेबल वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स है 2 ओम 5 ओम 10 ओम के हैं, हम उससे कोई भी वैल्यू जो भी हमें सर्किट में चाहिए होगी उसको ऑब्टेन कर सकें। तो अगली बात आ गई बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, राइट है जी। दो तरीके से रजिस्टर्स को हम कंबाइन करेंगे, एक ऐसा तरीका जिससे नेट रेजिस्टेंस हम बढ़ा सकते हो, एक ऐसा मेथड जिससे नेट रेजिस्टेंस को हम घटा सकते हो। यानी हमारे पास अगर कुछ रजिस्टर्स अवेलेबल है, मुझे रजिस्टर बढ़ाना है तो कैसे कनेक्ट करूं उनको आपस में, और अगर मुझे रजिस्टेंस कम चाहिए तो कैसे उनको आपस में कनेक्ट करूं कि कम रजिस्टेंस अवेलेबल हो जाए बेटा, राइट है। तो अगली बात आ गई आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स टू टाइप की होती है, वन विच इज टर्म्ड एज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पहली जिसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास कुछ रजिस्टर्स, तीन के एग्जांपल से करेंगे, ठीक है, 3 के एग्जांपल से करेंगे, सर्किट मैंने बना बना दिखा दिया, आप लगा लो। ये बैटरी लग गई, स्विच लग गया, तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3। ये R1 है भैया, ये R2 है लिखा हुआ है, और एक R3 है। अगर इन तीनों को एक के बाद एक, एक दो तीन सीधे सीधे लगा दिया जाए तो समझ जाओ दीज रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीधे सीधे लगा दोगे तो रजिस्टर्स कैसे माने जाते हैं बेटा, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये तीनों रजिस्टर्स आपस में कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। ये बैटरी लग गई, सेल लग गया, सर्किट ऑन है, बैटरी ऑन कर दी हुई है, स्विच ऑन कर दिया तो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। अब पहले कुछ पॉइंट्स बोलूंगा, पॉइंट्स को नोट करना है। पहली बात बेटा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रजिस्टर remains same. In series combination current through each resistor remains same. मतलब इसके थ्रू करंट अगर आई है, भाई दूसरे वाले को भी आई मिलेगा, तीसरे वाले को भी आई मिलेगा। इफ दे आर इन सीरीज करंट थ्रू ईच रजिस्टर विल रिमेन सेम एंड दैट करंट, ये खास बात है, इज इक्वल टू नेट करंट, एंड दैट करंट इज इक्वल टू द नेट करंट। नेट करंट मतलब तीनों मिलकर यहां से सर्किट से कितना करंट खींच रहे हैं, आई। तो बेटा टोटल करंट ऑफ द सर्किट भी कितना है, आई है। इसको भी आई मिलेगा, इसको भी आई मिलेगा, इसको भी आई मिलेगा, और टोटल भी क्या होगा, आई होगा। अगर टोटल 5 एम्पियर है तो इसके थ्रू भी 5 एम्पियर, इसके थ्रू भी 5 एम्पियर, इसके थ्रू भी 5 एम्पियर, और टोटल भी 5 एम्पियर। टोटल 15 नहीं कर देना, टोटल भी 5 एम्पियर। तो पॉइंट क्या है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर विल बी सेम एंड इट विल बी इक्वल टू द नेट करंट। जितना नेट करंट ड्रॉ हो रहा होता है उतना ही अकेले अकेले में से जाएगा। पहला पॉइंट था करंट थ्रू ईच रजिस्टर विल रिमेन सेम, ओके। तो हर एक के थ्रू बेटा करंट क्या आएगा, सेम आएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अबे मिट जा यार, ओके, इसको मिटाते हैं तो सारा मिट जाता है, इसका इलाज दूसरा कर, चलो जी मिट गया। सो पहला पॉइंट करंट सेम। दूसरा पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट इज वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन देयर रजिस्टर वैल्यूज। कभी कभी सेम हो सकती हैं। अगर ये R1 R2 R3 की वैल्यू क्या होती, सेम होती,
तो वोल्टेज भी क्या आ जाती बेटा, सेम ही आ जाती। अगर इनकी वैल्यू सेम होती तो वोल्टेज भी क्या आ जाती, सेम ही आ जाती। लेकिन अभी हम R1 R2 R3 अलग लेके चल रहे हैं, तो बेटा वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। करंट तीनों में आई आई आई, वोल्टेज इसको अगर V1 मिल रही है, दूसरे वाले को V2 मिलेगी, और तीसरे वाले को क्या मिलेगी, V3 मिलेगी। अगर बेटा R1 R2 R3 तीनों की वैल्यू सेम होती तो V1 V2 V3 आपस में क्या आ जाते, सेम आ जाते। लेकिन हम जनरल पॉइंट लेकर चल रहे हैं, वोल्टेज अलग अलग होती है। तीसरा पॉइंट, नेट वोल्टेज जो लग रखी है, नेट वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज। एग्जाम्पल 3 का है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं। नेट वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर, यानी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। 3 पॉइंट याद रखने हैं। करंट ऐसा होता है, वोल्टेज ऐसी होती है, और टोटल वोल्टेज किसके इक्वल होती है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होती है। ये 3 पॉइंट अगर हो जाए तो फिर बात को बढ़ाते हैं आगे। तीसरी बात है बेटा, ये तीनों मिलकर नेट रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने लगा दिया R1 R2 R3, लेकिन सर्किट को टोटल कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये भी हमें यही तो निकालना है असली बात। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये वाले पॉइंट भाई हमने अभी मिटा दिए। तो अगर इसको मिटा देता हूं, मैं जगह बना लेता हूं अपने लिए, तो अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। तीनों मिलकर क्या रेजिस्टेंस देंगे वो मैंने आर लिख लिया। ये ऊपर वाले सर्किट का बेटा इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया मैंने। तीनों मिलकर, पहला R1 ओम दे रहा है, दूसरा R2 ओम दे रहा है, तीसरा R3 ओम दे रहा है। तीनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लो R प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, टोटल वोल्टेज कितनी थी, V थी, और टोटल करंट थ्रू द सर्किट कितना था, I था। वही पहले में से जा रहा है, वही दूसरे में से जा रहा है, वही तीसरे में जा रहा है, और वही बेटा नेट में से जाएगा। तो करंट तो टोटल क्या रहेगा, I ही रहेगा। ओके, अब मैं इक्वेशंस लिखूंगा, उसके बाद नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा RS इसका नाम रख लिया, राइट है, RS हमने इसका नाम रख लिया, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज RS। अब मैं अगर बेटा इंडिविजुअली इसके लिए ओवरऑल इक्वेशन लिखता हूं, तो नेट वोल्टेज V, नेट करंट I, नेट रेजिस्टेंस RS। ओके, यहां इक्वेशन बनती है V इज इक्वल टू I इंटू R इंटू एस। आर बढ़िया सा डाल देते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू RS। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा इंडिविजुअल बात करते हैं फर्स्ट रजिस्टर की, तो उसके लिए ओम्स लॉ लगाता हूं, तो उसकी इक्वेशन बनेगी, पहले रजिस्टर को वोल्टेज कितनी मिल रही है, V1। करंट तो सबके थ्रू सेम ही चलता है, नेट करंट के इक्वल होता है, करंट I, और यहां पे आ गया इसका रेजिस्टेंस R1। समझ गए होगे, V1 किसके इक्वल, मतलब ये ओवरऑल इक्वेशन लगा दी बेटा। अब ये तीनों की इंडिविजुअल इक्वेशन लगेगी। V1 इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, करंट तो इसमें भी I है, वोल्टेज इसकी V2 होगी, रेजिस्टेंस इसका R2 हो गया। V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। ओके, एक और बात हमने लिख रखी है कि मेरे भाई जो टोटल तीसरा पॉइंट था, टोटल वोल्टेज किसके इक्वल थी, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। टोटल वोल्टेज किसके इक्वल थी, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल थी। तो टोटल वोल्टेज होगी V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां देखो टोटल वोल्टेज V किसके इक्वल आ सकती है, वैल्यू पुट करो I इंटू RS। V1 की जगह I इंटू R1, V2 की जगह I इंटू R3, I इंटू, अरे V2 की जगह I इंटू R3 नहीं, I इंटू R2, I इंटू R3। अब देखो यहां से I इंटू RS, I कॉमन निकालो, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल, I ने I को काट दिया, RS किसके इक्वल हो गया बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कंपनी। बात बिल्कुल सिंपल है, पहले ही बता सकते थे कि भाई सीरीज में लगाओगे तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो बस। लेकिन नहीं भाई, कैसे आया ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो पॉइंट क्या निकल कर आता है कि भाई अगर तुम रजिस्टर को सीरीज में लगाते हो, पहली बात
सबके थ्रू करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरी बात, वोल्टेज अलग अलग होगी, कभी कभी सेम होती है अगर वोल्टेज की रेजिस्टर्स की वैल्यूज आपस में क्या हो, सेम हो, राइट। और नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। नेट वोल्टेज किसके इक्वल थी, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है बेटा कि सीरीज कॉम्बिनेशन तब यूज होती है जब नेट रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना होता है, जब हमने नेट रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर, देखो ऐड हो गए ना। अगर ये लगाया होता, पहला रजिस्टर मेरा 5 ओम होता, दूसरा भी चल 5 ओम होता, तीसरा भी चल 5 ओम होता। अगर तीनों के तीनों रजिस्टर्स 5 ओम वाले मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने तीनों को सीरीज में लगा दिया, तो सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको रेजिस्टेंस बड़ा चाहिए, आपके पास छोटी वैल्यूज हैं, तो आप उनको कैसे लगाओ, सीरीज में। ठीक है, सीरीज में लगने से नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, नोट में क्या लिखवा रहे थे हम, इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इट मतलब नेट रेजिस्टेंस इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू। मतलब जो रजिस्टर्स बेटा आपने यूज किए हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, नेट उससे भी क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। इट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू, नेट उससे भी क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। तो दिस वाज बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। अब एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह पर चलेंगे, फिर ब्रेक भी देंगे थोड़ा सा आपको। तो ऐसी जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन की है बेटा, अगला पॉइंट क्या आ गया आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ब्रेक चाहिए आपको तो भाई वीडियो रोक के ब्रेक ले लो अपना, वैसे अभी कंटिन्यूटी में 10-15 मिनट लगेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला भी काम क्या करते हैं, खत्म। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। दो तरीके से रजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा एक के बाद एक लगा दो, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगली आएगी बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बेटा अगर तुमने रजिस्टर्स को कुछ ऐसे लगा दिया है, ये जो लगे, तो इट इज टर्म्ड एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तुम्हारे पास 3 रजिस्टर थे, 1 2 3, सीधे सीधे जोड़ दिए, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन वही 3 रजिस्टर थे, 1 2 3, इनके एक एंड एक तरफ जोड़ दिए और दूसरे एंड एक तरफ जोड़ दिए, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे उधर लगे हुए हैं, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कुछ मतलब इनके एक एंड एक तरफ जोड़ने, दूसरे एंड एक तरफ जोड़ते हैं, इट इज टर्म्ड एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है भाई, ये भी देखो। अब तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी पहले 3 पॉइंट्स बताता हूं, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन के बताए थे बेटा, ऐसी पैरेलल कॉम्बिनेशन के पहले 3 पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट ये है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर will be same. In parallel combination, voltage across each register will be same. हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल रिमेन सेम, या वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर विल रिमेन सेम। मतलब अगर बेटा नेट वोल्टेज V लगा रखी है ना, तो पैरेलल में इसको भी V मिल जाएगी, पूरी मिल जाएगी। नेट वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है तो पहले को भी 10 मिल गई, दूसरे को भी 10 मिल गई, तीसरे को भी 10 मिल गई। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम एंड इट इज इक्वल टू द नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। इट इज इक्वल टू द नेट वोल्टेज ऑफ द, समझो बात को, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट करंट था वो भी सेम और कल्ले कल्ले का करंट भी सेम। यहां पे नेट वोल्टेज भी उतनी है। सर्किट में अगर 10 वोल्ट लगा रखी है तो पहले को भी बेटा 10 मिलेगी, दूसरे को भी 10, तीसरे को भी 10, 10 लगा दोगे सबको 10, पैरेलल में वोल्टेज सेम। अब आते हैं किस पे, करंट पे। करंट नहीं सेम,
करंट बढ़ जाएगा। सीरीज में वोल्टेज बढ़ गई थी, टोटल वी थी वो V1 V2 V3 हो गई थी, तीनों का सब वी आ रहा था। यहां पर अगर सर्किट में नेट करंट आई चल रहा है, नेट करंट आई चल रहा है, तो यहां तक तो आई पहुंचेगा। यहां पे जो जोड़ है ना भाई, जोड़ में 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा करंट। ऊपर वाले पार्ट में अगर I1 गया है तो नीचे वाले पार्ट में कोई गारंटी नहीं किया जाएगा, I2 तीसरे वाले पार्ट में क्या जाएगा, I3 जाएगा। ठीक है, यहां से I1 उतरा, यहां से I2 आया, और यहां से बेटा I3, ये तीनों जुड़कर फिर से I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएंगे, यानी कि टोटल करंट दोबारा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहां से करंट आएगा, यहां पे उसको 3 रास्ते मिल रहे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। I1 पहले में से I1 गया, दूसरे में से I2 गया, तीसरे में से I3 चले गया बेटा, आगे जाके फिर जुड़ गए। तो वोल्टेज तो सेम है, पहला पॉइंट याद हो गया होगा, वोल्टेज रिमेन्स सेम। जरूरी है, देखो सीधा न्यूमेरिकल करने का कोई फायदा नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, वो सीधा के सीधा फार्मूला याद रख लेंगे, भाई सीरीज में R1 प्लस R2 R3 करना है, पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करना है। लेकिन बेटा जब करंट वर्ट निकालने होते हैं ना, तो वहां दिक्कत आ जाती है। तो करंट वगैरह निकालने के लिए कैसे कैसे किसमें से करंट निकलेगा, उसके लिए पूरा बेसिक से लेकर जा रहे हैं, रिवीजन ही चल रही है, बट एक बार पूरा बेसिक कवर अप करना पड़ेगा। मे भी किसी ने पहले ना किया हो, तो इसको पूरा कवर अप करना ही पड़ेगा हमें एक बार, क्योंकि बेसिक है। एक बार ये हो गए तो उसके बाद मुश्किल वाले आसान वाले सारे न्यूमेरिकल कवर अप हो जाएंगे। तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम है, वी, बट करंट अक्रॉस each resistor will be different depending on the resistor value, depending on the resistor value। अच्छा, ऐसा नहीं है कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, हो भी सकते हैं भाई। अगर ये रजिस्टर वैल्यू सारी सेम होती, 5 ओम के रजिस्टर होते हैं, तो करंट बढ़ता, लेकिन बराबर बराबर बढ़ जाता। तो कभी कभी इक्वल होते भी हैं, लेकिन हम जनरल केस लेके चल रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि करंट इक्वल नहीं है, क्योंकि रजिस्टर इक्वल नहीं है। ओके, तो करंट डिफरेंट होता है। तीसरी बात बेटा, तीसरी बात कि जो नेट करंट है, नेट करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट। ठीक है, नेट करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट। बोलो जी, समझ गए? नेट करंट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट, यानी आई किसकी इक्वल, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ये 3 पॉइंट इधर याद रखो, वो 3 पॉइंट हमने सीरीज में करवाए थे, यही से आगे बात बढ़ जानी है, नोट करके रख लेना। आई किसके इक्वल, I1 सीरीज में, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, वोल्टेज बढ़ रही थी, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है बेटा, करंट बढ़ रहा है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर, राइट। अब इसको क्या करते हैं, रब कर कर हम अपनी जगह बना लेते हैं यार, ताकि अगले पॉइंट को भी क्या किया जा सके, डिस्कस किया जा सके। अब अगली बात ध्यान से सुनना, मेन मुद्दा हमारा क्या है कि हमने नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैलकुलेट करना है। मेन टास्क हमारा है, वी हैव टू कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब सर्किट का बेटा अगर हमें नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लूं। तीनों मिलकर जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं उसका नाम क्या रख दिया मैंने, आरपी। पी मतलब पैरेलल, पिछली बार क्या नाम रखा था, आरएस। आरएस मतलब सीरीज, पी मतलब पैरेलल। ठीक है जी, तो नेट रेजिस्टेंस का नाम रख दिया मैंने आरपी। तो ये तीनों मिलकर इतना रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। टोटल वोल्टेज वी लग रखी है, नेट करंट आई है। अब इसमें से नेट करंट तो बेटा आई है, लेकिन अकेले अकेले देखोगे तो आई 3 टुकड़ों में बटा हुआ था, अब तो तीनों इकट्ठे कर दिए ना। तो नेट करंट कितना है इसका, आई है इस वक्त। ओके, नेट करंट सर्किट का आई है, और ये इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट में ओम्स लॉ लगाया, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। वी की जगह नेट वोल्टेज, करंट की जगह नेट करंट, रेजिस्टेंस की जगह नेट रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू आई आर, आर आर पी के इक्वल था। ओके, अब इंडिविजुअल आओ, इंडिविजुअल इक्वेशंस लिखो। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूं पहले वाले रजिस्टर की बेटा, तो V इक्वल टू आई आर ही लगाना है। वोल्टेज इसकी कितनी है, V, तीनों की वोल्टेज सेम है,
करंट लेकिन इसका कितना है I1, रेजिस्टेंस है R1। दूसरे की लिखूं, वोल्टेज दूसरे को भी कितनी मिल रही है बेटा V, करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना R2। तीसरे की बात करता हूं तो V I3 इंटू R3। ठीक है, वोल्टेज तीनों की सेम, करंट अपने अलग अलग। अब यहां से मैं जरा I1 इक्वल टू V बाय R1 लिख लेता हूं, सिंपल है, ध्यान से देख लो। I1 को इधर ही रखा, R1 नीचे चले गया, तो V डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू I1। ठीक है जी, V इक्वल टू I1 R1 में I1 एक तरफ रखो, R1 उसके नीचे ले जाए यार, I1 इक्वल टू V बाय R1। सिमिलरली I2 इक्वल टू V बाय R2 एंड I3 इज इक्वल टू V बाय R3। तो V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। ओके, ये चार इक्वेशन हो गई। एंड अब इसको भी लिख लो, I इज इक्वल टू V बाय RP लिख लो। लेकिन अभी अभी हमने बोला था कि यहां पर तो I बढ़ चुका था ना, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I किसके इक्वल है भाई, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस 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 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वैल्यू भरो भैया, I की जगह क्या वैल्यू भर रहे हो, V बाय RP, I1 की जगह V बाय R1, I2 की जगह V बाय R2 ऊपर लिख रखा है, I1 की जगह V बाय R1, I2 की जगह V बाय R2 और I3 की जगह V बाय R3। यहां से बेटा V कॉमन आएगा, चल एक बार कर देते हैं, छोटे बच्चे ना तुम लोग। 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके, यहां से बेटा V कॉमन निकाला था, V से V क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है भैया, 1 बाय RP बच रहा है इधर से, तो V से V कैंसिल हो गया, इधर क्या बच रहा है 1 बाय R1, ये क्या बचा 1 बाय R2 और ये क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाय R3। तो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 हो गया मेरे भाई। तो बेटा नेट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे निकलेगा, रेसिप्रोकल करके निकलेगा। 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। उम्मीद है समझ में लग गया हो। नेट रिजल्ट तो चलो हम याद कर लेंगे, लेकिन बेटा जो बीच की बातें आई है ना, कैसे करंट बंटता है, कैसे उसकी इक्वेशन लगानी है, ये भी आपको बहुत हेल्प करेंगी अभी थोड़ी देर जब हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो कंक्लूड क्या किया बेटा हमने, कंक्लूड ये किया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सीरीज में तो सीधा दिख रहा था, अगर मैं 5 वाले लेता हूं तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15 होगा, तो बढ़ना ही बढ़ना है। यहां पे एक बार वही 5 वाला एग्जांपल लेके करके देख लेते हैं। मान लो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस थे, R1 R2 R3, ये भी 5 था, ये भी 5 था, ये भी 5 है, राइट। अगर मैंने इनको सीरीज में लगाया होता तो होता R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना आ जाता 5 5 5 15 आ जाता, राइट। लेकिन अगर मैंने इनको पैरेलल में लगाया होता तो मैं फार्मूला क्या यूज कर रहा होता, अभी निकाला 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3। समझो बात को, एक बार वैल्यू पुट करो। नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर ये तीनों लग जाएं 5 5 5, तो क्या बनेगा 1 बाय 5 1 बाय 5 1 बाय 5। सॉल्व कर लो, 1 बाय RP इज इक्वल टू 5 LCM 1 1 1 3 बाय 5, तो 1 बाय RP इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। अब यहां पर सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे की, वो यहां तक सॉल्व करेगा, बहुत बढ़िया करेगा और कहेगा ले भैया पैरेलल का रेजिस्टेंस आ गया 3 बाय 5। 3 बाय 5 नहीं है, आखिरी स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 1 बाय RP की वैल्यू आई है, अभी RP की नहीं आई, पलटाओ इसको। ये कॉमन मिस्टेक है बच्चे की, वो सॉल्व करते 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 बहुत बढ़िया तरीके से करके लास्ट में यहीं पे छोड़ के यहीं पे क्या लिखाएगा, आंसर लिखाएगा। एक स्टेप और कर दे भाई, इतना कुछ किया तो 1 बाय RP बेटा 3 बाय 5 आया है, लेकिन RP किसके इक्वल आएगा 5 बाय 3। तो लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट, जब आप 5 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू 5 से कम आ गई। आपके रेजिस्टेंस थे 5 5 5, नेट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है 5 डिवाइडेड बाय 3 विच इज वेरी लेस देन 5। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस क्या होता है
कम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लास्ट में मैंने लाइन लिखवाई थी कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड इट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। यहीं पे एक लाइन लिख लो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिख ले यार, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। श्योर है? स्पेलिंग क्या हो गए? डिक्रीज। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड इट का मतलब नेट रेजिस्टेंस, इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलर, इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट मतलब मेरे पास तीन रजिस्टर है, 1 2 3, तीनों को सीरीज में लगा दोगे तो नेट आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 प्लस 1 प्लस 3, कितना हो गया? 3 2 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन? 3। तो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर इन्हीं तीनों को पैरेलल में लगा दो तो कैसे निकलेगा? 1/1 1/2 1/3। भाई एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, कितना आ गया? 3 2 5 6 11/6। ठीक है जी, 11 डिवाइडेड बाय 6, और आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? फिर उल्टा तो करना ही पड़ेगा ना, 6 डिवाइडेड बाय 11। अब जब आप 6 डिवाइडेड बाय 10 करोगे 10, तो ये कितना आएगा? 0.6 आएगा। अब 6 डिवाइडेड बाय 11 कर दोगे तो 0.6 से भी क्या आएगा? कम। तो सबसे छोटा कौन था? 1। लेकिन जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 के करीब है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे से भी क्या आएगा? छोटा। राइट है जी। तो कुल मिलाकर अभी यार आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले रिवाइज करके रखना है। एक बार इसको रिवाइज करके रखोगे तभी इसमें आगे बढ़ने का बेटा फायदा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या दे रहे हैं हम? ब्रेक दे रहे हैं। अब इसमें आप सीरीज पैरेलल पहले पूरा जो भी कराया है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पॉइंट थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पॉइंट थे, उनको पहले क्या करो? रिवाइज करो प्रॉपरली, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। उसके बिना कोई फायदा नहीं है। तो रिवाइज करके आना भाई थोड़ी देर में। ओके, थोड़ी देर का ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।